नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम भाषा का अध्ययन में आज खड़ी बोली और भोजपुरी का अध्ययन करेंगे। कल हमने ब्रज और अवधी पर बात की थी। उस कड़ी में आज हम पहले खड़ी बोली और फिर भोजपुरी की बात करेंगे। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग में गिनी जाती है। पश्चिमी हिंदी वर्ग में 5 बोलियां हैं। उनमें से 2 बोलियां कॉलेज सहायक आचार्य पाठ्यक्रम में हैं, ब्रज और खड़ी बोली। और इन 2 बोलियों के अलावा 3 बोलियां और है, बुंदेली, कन्नौजी और बांगरू। बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में ब्रज और खड़ी बोली है। ब्रज पर हमने कल बात की थी और खड़ी बोली पर आज बात करेंगे। वैसे हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, चाहे वो नेट सेट में हो या अन्य शिक्षक भर्ती संबंधी पाठ्यक्रम हो, तो उनमें खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, भोजपुरी और राजस्थानी के बारे में पूछा जाता है। और वे ही बोलियां कॉलेज सहायक आचार्य पाठ्यक्रम में भी है। तो आज हम बात करेंगे खड़ी बोली की। जैसा कि आपको बताया, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग में आती है और पश्चिमी हिंदी शोर सैनी अपभ्रंश से निकली है। पश्चिमी हिंदी शोर सैनी अपभ्रंश से निकली है। खड़ी बोली को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। खड़ी बोली को खरी बोली भी कहते हैं, खड़ी बोली को कोरवी भी कहते हैं, खड़ी बोली को सर हिंदी भी कहते हैं, हिंदुस्तानी, हिंदवी, नागरी जैसे तमाम नामों से जाना जाता है। इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। पिछली बार पूछा था अंतर्वेदी किसे कहा जाता है, कल हमने चर्चा की थी। अंतर्वेदी ब्रज को कहते हैं। उसी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोरवी किसे कहते हैं या सर हिंदी किस बोली को कहते हैं। तो वो खड़ी बोली है जिसे हम कोरवी, सर हिंदी, हिंदुस्तानी, हिंदवी, नागरी नामों से जानते हैं। खड़ी बोली के जन्मदाता अमीर खुसरो माने जाते हैं, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास में लिखते हैं खड़ी बोली का प्रारंभिक प्रयोग अमीर खुसरो ने किया। लेकिन खड़ी बोली शब्द का प्रयोग लल्लू लाल के प्रेम सागर में मिलता है। खड़ी बोली के साहित्य पर हम बाद में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि खड़ी बोली को भाषाविदों ने क्या नाम दिया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भाषा सर्वेक्षण में खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी नाम दिया है। जॉर्ज ग्रियर्सन भाषा सर्वेक्षण में खड़ी बोली को क्या नाम देते हैं? वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी नाम से वो अभिहित करते हैं। और साथ में वे खड़ी बोली के साहित्यिक रूप को हाई हिंदी कहते हैं। खड़ी बोली के साहित्यिक रूप को वे हाई हिंदी कहते हैं। कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन। इसी तरह से डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनपदीय हिंदुस्तानी। खड़ी बोली को वे जनपदीय हिंदुस्तानी कहते हैं। कौन कहते हैं? सुनीति कुमार चटर्जी। और वे खड़ी बोली के साहित्यिक रूप को साधु हिंदी या नागरी हिंदी कहते हैं। साधु हिंदी या नागरी हिंदी कहते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी और उसके साहित्यिक रूप को साधु हिंदी या नागरी हिंदी कहते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी और साहित्यिक रूप को हाई हिंदी कहते हैं। अब हम बात करते हैं खड़ी बोली का क्षेत्र। खड़ी बोली कहाँ से जो है बोली जाती है और किन किन जिलों में बोली जाती है। तो खड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। प्रमुख रूप से जो खड़ी बोली बोली जाती है वो रामपुर, मुरादाबाद, रामपुर, मुरादाबाद,
बिजनौर, बिजनौर के साथ मेरठ, मुजफ्फरनगर। ध्यान देना, मुजफ्फरपुर में मैथिली बोली जाती है, वो हमारे है नहीं। मुजफ्फरनगर में खड़ी बोली बोली जाती है। इसी तरह से सहारनपुर, सहारनपुर, देहरादून, इन क्षेत्रों में प्रमुखता से खड़ी बोली बोली जाती है। और फिर आपका पूर्वी अंबाला, पूर्वी अंबाला और पूर्वी पटियाला, इन क्षेत्रों में खड़ी बोली का प्रयोग होता है। खड़ी बोली का क्षेत्र कहाँ है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्यान देना, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून, पूर्वी अंबाला, पूर्वी पटियाला क्षेत्रों में खड़ी बोली का प्रयोग होता है। खड़ी बोली ब्रिज बांगरू पहाड़ी से घिरी हुई है। खड़ी बोली ब्रिज बांगरू और पहाड़ी से घिरी हुई है। खड़ी बोली ब्रिज, एक तरफ ब्रिज है, एक तरफ बांगरू, तो एक तरफ पहाड़ी, इन बोलियों से घिरी हुई है। खड़ी बोली की उपबोलियों में बिजनौरी, पश्चिमी कोरवी जैसी बोलियां आती हैं। बिजनौरी, पश्चिमी कोरवी जैसी बोलियां आती है। तो खड़ी बोली जो है, खड़ी बोली को किन नामों से जानते हैं और खड़ी बोली का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, क्षेत्र को लेकर के प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे खड़ी बोली की विशेषताएं क्या है। खड़ी बोली की विशेषताएं क्या है? खड़ी बोली की विशेषताएं क्या है? हम जो वर्तमान हिंदी है वो खड़ी बोली का ही मानक रूप है, जो राजकीय कार्यों में प्रयोग की जाती है या साहित्य में इसका प्रयोग होता है। तो खड़ी बोली का ही मानक रूप वर्तमान हिंदी है, जो हमारी राजभाषा और हम राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। खड़ी बोली की विशेषता क्या है? वो खड़ी बोली जो मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर के आसपास बोली जाती, उसकी विशेषताएं मानक हिंदी से कुछ भिन्न है। वो विशेषताएं क्या है? खड़ी बोली की विशेषताएं भी परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो खड़ी बोली आकार बहुला है। कैसी है? आकार बहुला। कल हमने लिया था ब्रिज और अवधि को, इसको आकारांत भी कह सकते हैं। आकारांत, जैसे चला, देखा, इस तरह से होगा। ब्रिज ओकारांत है, चलो, देखो, और अवधि जो है अकारांत है। और संज्ञार्थक क्रियाओं में ब का प्रयोग भी होता है, चलब, देखब, करब। तो ध्यान देना, खड़ी बोली आकार बहुला या आकारांत है। खड़ी बोली में 10 स्वर माने गए हैं। 10 स्वर कौन से हैं ये लिख लेते हैं। री का प्रयोग नहीं होता, री का प्रयोग री रूप में होता है। ये वैसे संस्कृत का है री, इसका प्रयोग री रूप में होता है। बाकी जो स्वर है अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, इन 10 स्वरों का प्रयोग खड़ी बोली में होता है। साथ में तीसरी बात है इसकी द्वित्व व्यंजन की प्रधानता है। खड़ी बोली में द्वित्व व्यंजन की प्रधानता, द्वित्व व्यंजनों की प्रधानता, द्वित्व व्यंजनों की खड़ी बोली में जो है प्रधानता है। जैसे हम लिखते हैं सजा, तो खड़ी बोली में लिखा जाएगा सज्जा। बेटा, तो खड़ी बोली में लिखा जाएगा बेटा। तो द्वित्व व्यंजनों की इसमें जो है प्रधानता है। और साथ में जो अधिकांश जो शब्द है उनके अंत में दीर्घ स्वरों का प्रयोग होता है। शब्दांत
दीर्घ स्वरों की अधिकता, दीर्घ स्वरों का प्रयोग होता है। अब हम जैसे हिंदी में लिखते हैं निधि, तो खड़ी बोली में लिखा जाएगा शब्दांत ध पर ई की मात्रा के बजाय ई की मात्रा होगी निधि। हिंदी में लिखते हैं पशु और खड़ी बोली में लिखेंगे पशु। तो इस तरह से शब्दांत जो है दीर्घ स्वरों का अधिक प्रयोग होता है। और साथ में शब्दों के आद्य अक्षरों में स्वर लोप होता है। शब्दों के आद्य अक्षरों में स्वर लोप होता है। क्या होता है? स्वर, आद्य अक्षरों में स्वर लोप होता है। जैसे आपका अषाढ़, तो खड़ी बोली में लिखा जाएगा षाढ़। ये उच्चिष्ट ध्वनि भी खड़ी बोली में नहीं आती है। यहां जैसे हमने लगाया है अषाढ़, तो खड़ी बोली में होगा, क्या होगा? साढ़। हिंदी में हम लिखते हैं इकट्ठा, खड़ी बोली में ई हट जाएगा, क्या रहेगा? कट्ठा। यानी शब्द का आरंभिक जो स्वर है, पहला जो स्वर है उसका लोप हो जाता है। शब्दों के आद्य अक्षरों का यानी आदि अक्षरों का यानी पहले अक्षर का जो स्वर का जो है लोप हो जाता है। और खड़ी बोली में औ का औ रूप में उच्चारण, औ का ओ रूप में उच्चारण। जैसे हिंदी में हम लिखते हैं औरत, खड़ी बोली में लिखा जाएगा औरत। हिंदी में लिखते हैं हम और, खड़ी बोली में लिखा जाएगा और। यानी औ का ओ के रूप में उच्चारण होता है। और साथ में ही मूर्धन्य ण का अधिक प्रयोग होता है। मूर्धन्य ण का अधिक प्रयोग, जैसे हम लिखते हैं कहानी हिंदी में, तो खड़ी बोली में क्या होगा? कहानी। हम कहते हैं लेना, खड़ी बोली में होगा लेना। देना, देना। इस तरह से मूर्धन्य ण का अधिक प्रयोग होता है। और साथ में ध्यान देना, ड ढ उच्छिष्ट ध्वनियों की जगह ड ढ का प्रयोग होता है। ड ढ की जगह ड ढ का प्रयोग। जैसे हम हिंदी में लिखते हैं यह बड़ा आदमी है, बड़ा, तो खड़ी बोली में क्या होगा? बड़ा आदमी। बड़ा को क्या कहेंगे? बड़ा। हिंदी में हम लिखेंगे बाढ़, उच्छिष्ट ध्वनि, खड़ी बोली में होगा बाढ़। तो इस तरह से उच्छिष्ट ध्वनियों का प्रयोग खड़ी बोली में नहीं होता, कमतर होता है। और साथ में महाप्राण का अल्प प्राणीकरण, खड़ी बोली में महाप्राण ध्वनियों का, महाप्राण का अल्प प्राणीकरण होता है। ध्यान देना, यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। महाप्राण का अल्प प्राणीकरण कैसे होगा? जैसे आपके पौधा हम खड़ी बोली में हिंदी में लिखते हैं, तो खड़ी बोली में लिखा जाएगा पौधा। हम हिंदी में लिखते हैं जीभ और खड़ी बोली में लिखा जाएगा जीभ। तो ध्यान देना, खड़ी बोली की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। जो वर्तमान हिंदी है वो खड़ी बोली का ही मानक रूप है, लेकिन हमने जिस खड़ी बोली की बात की है वो खड़ी बोली रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून क्षेत्र में जो है बोली जाती है उसकी बात की, और वहीं से निकली है और उसी का मानक रूप वर्तमान हिंदी है। तो ध्यान देना, ये खड़ी बोली की विशेषताएं स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने नोट्स में भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं खड़ी बोली के साहित्य की। खड़ी बोली के साहित्य की अगर हम बात करें तो खड़ी बोली का साहित्य
खड़ी बोली में वर्तमान साहित्य जो है वो मानक हिंदी में है, वो खड़ी बोली का परिष्कृत या मानक रूप है। खड़ी बोली में लोक साहित्य में कुछ लिखा गया है, लेकिन खड़ी बोली का जो साहित्यिक रूप है वो है वर्तमान मानक हिंदी। तो हम बात करते हैं खड़ी बोली का साहित्यिक रूप, यानी खड़ी बोली का साहित्यिक रूप वर्तमान क्या है। तो आप पहले ही देख चुके हैं, खड़ी बोली के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कब हुए? आदिकाल में हुए, जो हम लौकिक साहित्य में पढ़ते हैं। अमीर खुसरो को आचार्य शुक्ल कहते हैं, अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग किया, यानी प्रारंभिक खड़ी बोली का रूप अमीर खुसरो के साहित्य में मिलते हैं। अमीर खुसरो के बाद में भक्ति काल में और रीति काल में भी जो है खड़ी बोली शब्दों का प्रयोग होता रहा, लेकिन खड़ी बोली का जो साहित्यिक रूप है वो 19वीं शताब्दी में सामने आता है। खड़ी बोली का साहित्यिक रूप 19वीं शताब्दी में सामने आता है, और सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण योगदान है वो है फोर्ट विलियम कॉलेज। ध्यान देना, फोर्ट विलियम कॉलेज कब आया? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई। 1800 ईस्वी में कहां पर हुई? कोलकाता में। इसे लेकर के कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में कोलकाता में खुला, और वहां जॉन गिलक्राइस्ट ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया, और फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े 4 गद्यकार इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र और सदा सुखलाल, इन चारों का महत्वपूर्ण जो है योगदान रहा है। अब खड़ी बोली को बढ़ावा कैसे मिला? क्योंकि खड़ी बोली से हम पहले देखते हैं तो खड़ी बोली आधुनिक काल में आपके भारतेंदु युग में, जो भारतेंदु युग का समय 1800 से 1850 से 1900 के बीच माना जाता है, उससे पहले हम जाते हैं तो फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में खुल गया था। 4 गद्यकारों का हमने नाम लिया। फिर भारतेंदु युग आता है। भारतेंदु युग में आपके कविता ब्रज भाषा में लिखी जा रही थी, लेकिन गद्य खड़ी बोली में लिखा जा रहा था, और धीरे धीरे आगे द्विवेदी युग में हम देखते हैं कि कविता भी खड़ी बोली में लिखी जाने लगी। तो कहने का अर्थ यह है कि खड़ी बोली जो है साहित्यिक रूप खड़ी बोली का वो 19वीं शताब्दी में सामने आता है, और खड़ी बोली को सामने आने का अवसर मिला, क्योंकि इससे पहले जब हम देखते हैं तो रीतिकाल में देखते हैं ब्रज भाषा थी। ब्रज भाषा एक सीमित क्षेत्र तक थी, और ऐसी स्थिति में जब अंग्रेज भारत आते हैं तो अंग्रेज जो है खड़ी बोली को बढ़ावा देते हैं। दूसरा, ब्रज काव्य तक सीमित रही, ब्रज में गद्य कम मात्रा में लिखा गया, तो गद्य के लिए भी खड़ी बोली अनुकूल थी। ऐसी स्थिति में खड़ी बोली को बढ़ावा मिला। ईसाई मिशनरियों ने भी खड़ी बोली को माध्यम बनाया, साथ ही हमारे आर्य समाज, ब्रह्म समाज में भी खड़ी बोली का प्रचार प्रसार होने लगा। तो कहने का अर्थ यह है कि खड़ी बोली का जो साहित्यिक रूप है, जो मानक रूप है, वही वर्तमान में हम हिंदी के नाम से जानते हैं या हिंदी हम कहते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि भारतेंदु युग में गद्य खड़ी बोली में लिखा जा रहा था, लेकिन द्विवेदी युग में कविता भी खड़ी बोली में लिखी जाने लगी, और इसी युग में हमारे खड़ी बोली के प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध हुए, जिन्होंने प्रिय प्रवास लिखा है। और फिर द्विवेदी युग के बाद, द्विवेदी युग में खड़ी बोली को परिष्कृत करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो योगदान है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनकी सरस्वती पत्रिका का रहा है। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से तत्कालीन रचनाकारों की रचनाओं को आमंत्रित किया और भाषा संबंधी जो त्रुटियां थी उनको दुरुस्त किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनकी सरस्वती पत्रिका ने खड़ी बोली का उद्धार किया है। और फिर द्विवेदी युग के बाद छायावाद, छायावाद के बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, सार्वत्रिक कविता, तमाम जो है रचनाकार खड़ी बोली में लिखते रहे, और साथ में ही गद्य लिखने वाले गद्यकारों ने भी खड़ी बोली को बढ़ावा देने का
काम किया है, चाहे वो उपन्यासकार हो चाहे कहानीकार हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज से और फोर्ट विलियम कॉलेज के 4 गद्यकारों से लेकर के फिर भारतीय युग के गद्यकार और उसके बाद में द्विवेदी युग में सबसे महत्वपूर्ण महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनकी सरस्वती पत्रिका, फिर द्विवेदी युग के बाद छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और आगे के कवि और साथ ही गद्यकारों ने खड़ी बोली को बढ़ाने में या मानक रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरह से हमने लिया खड़ी बोली। खड़ी बोली के अन्य क्या नाम, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान देना। कौरवी, सरहिंदी, हिंदुस्तानी, नागरी, ये खड़ी बोली के ही नाम है। खड़ी बोली के क्षेत्र को लेकर पूछा जा सकता है, जो हमने लिया आपके रामपुर, मुरादाबाद से लेकर के मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, बिजनौर, ये क्षेत्र हैं। और फिर हमने खड़ी बोली की विशेषताएं ली और फिर हमने लिया खड़ी बोली का साहित्यिक रूप। तो इस तरह से खड़ी बोली को आप तैयार करें। अब हम बात करते हैं भोजपुरी की। भोजपुरी बिहारी विभाषा वर्ग में आती है और बिहारी मागधी अपभ्रंश से निकली है, ध्यान देना। भोजपुरी बिहारी वर्ग में गिनी जाती है और बिहारी मागधी अपभ्रंश से निकली है। इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। बिहारी वर्ग में 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। हमारे पाठ्यक्रम में, कॉलेज सहायक आचार्य पाठ्यक्रम में भोजपुरी है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी भोजपुरी के संबंध में अक्सर पूछा जाता है। वैसे मैथिली भी महत्वपूर्ण बोली है विद्यापति की। विद्यापति ने मैथिली में लिखा है और भी बाद में साहित्य मैथिली में लिखा गया है। भोजपुरी में लोक साहित्य प्रचुर मात्रा में मिलता है। भोजपुरी चूंकि बिहारी वर्ग में बिहारी मागधी अपभ्रंश से निकली है, लेकिन भोजपुरी की जो लिपि है वो हिंदी की जैसे देवनागरी लिपि है, वैसे भोजपुरी की भी, क्योंकि भोजपुरी हिंदी की 17-18 बोलियों में ही है, तो भोजपुरी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लेकिन भोजपुरी की जो मूल लिपि है वो कैथी लिपि है। कौन सी है? कैथी लिपि। जैसे हमने राजस्थानी की बात की थी कि राजस्थानी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन राजस्थानी की जो मूल लिपि है वो महाजनी लिपि है। पर महाजनी लिपि आज अगर देखा जाए तो बही खातों तक सीमित रह गई है। उसी तरह से भोजपुरी की लिपि कैथी लिपि मानी जाती है। इस तरह का प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं भोजपुरी का नाम भोजपुरी कैसे पड़ा और भोजपुरी का जो है क्षेत्र क्या है, भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है। ध्यान देना, भोजपुर बिहार का क्षेत्र है। बिहार के भोजपुर क्षेत्र के आधार पर इसका नाम भोजपुरी पड़ा है। लेकिन भोजपुरी मात्र बिहार में ही नहीं बोली जाती है बल्कि बिहार से बाहर उत्तर प्रदेश में बहुसंख्यक जनता द्वारा बोली जाती है। तो भोजपुरी का जो क्षेत्र है वो मोटे रूप में बिहार और उत्तर प्रदेश है। भोजपुरी बिहार में शाहबाद, छपरा, चंपारण, पलामू में बोली जाती है। भोजपुरी का क्षेत्र शाहबाद, छपरा, जिसे हम सहारन भी कह सकते हैं, पलामू, शाहबाद, छपरा, पलामू, चंपारण और रांची जो झारखंड में आता है, ये बिहार के क्षेत्र है जहां भोजपुरी बोली जाती है। लेकिन इसके साथ में जो मुख्य क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में आता है। उत्तर प्रदेश में ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? ये उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस के साथ
कुछ कुछ हिस्सों में अन्य जिलों में भी, जैसे दक्षिणी पूर्वी मिर्जापुर है, पूर्वी जौनपुर है, दक्षिणी पूर्वी मिर्जापुर, पूर्वी जौनपुर और बस्ती के कुछ हिस्सों में जो है ये बोली जाती है। तो ध्यान देना, भोजपुरी भोजपुर क्षेत्र में बोली जाने के कारण भोजपुरी कहलाती है, और ये मुख्य रूप से बिहार उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। बिहार के शाहबाद, छपरा, सारण, पलामू, चंपारण, रांची में, और गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस, दक्षिणी पूर्वी मिर्जापुर, पूर्वी जौनपुर, बस्ती, ये उत्तर प्रदेश में आते हैं। इन क्षेत्रों में भोजपुरी मुख्यतया जो है बोली जाती है। तो इस तरह से भोजपुरी के क्षेत्र को लेकर के भी कोई प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। और भोजपुरी की उपबोलियों में दक्षिणी भोजपुरी, पश्चिमी भोजपुरी, नागपुरिया जैसे उपबोलियां जो है आती है। भोजपुरी में लोक साहित्य प्रचुर मात्रा में मिलता है। ध्यान देना, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं कि भोजपुरी हिंदी की जो बोलियां हैं उनमें भोजपुरी सबसे बड़ी बोली है, यानी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से भोजपुरी बड़ी बोली है। और भोजपुरी भारत में ही नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार में ही नहीं, बल्कि भोजपुरी में फिल्में भी बन रही है, और ऐसी स्थिति में मुंबई में और अन्य अन्य स्थानों पर भी भोजपुरी बोली जाती है। भारत से बाहर मॉरिशस में बड़ी संख्या में भोजपुरी बोली जाती है। मॉरिशस, सूरीनाम जैसे देशों में भी भोजपुरी बोली जाती है। तो ध्यान देना, ऐसा प्रश्न आ सकता है कि हिंदी की, मानक हिंदी की बात हम नहीं कर रहे हैं, हिंदी की जो 17 बोलियां हैं उनमें ऐसी कौन सी बोली जिसमें सर्वाधिक फिल्में बन रही है, तो वो भोजपुरी है। और भारत से बाहर बड़ी संख्या में बोली जाने वाली भी भोजपुरी है। और इन 17 बोलियों में भी बड़ी संख्या में बोली जाने वाली या सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? भोजपुरी है, जो बिहारी वर्ग में आती है। अब हम बात करते हैं भोजपुरी की विशेषताओं की। भोजपुरी में ऐसी क्या क्या बात है जो परीक्षा में पूछी जा सकती है? भोजपुरी की विशेषताओं से संबंधित कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है? भोजपुरी में आपको बताया लोक साहित्य प्रचुर मात्रा में मिलता है। भोजपुरी की विशेषताएं, भोजपुरी की विशेषताओं में ध्यान देना, अय औ शोक स्वर में उच्चारित होते हैं। अय औ शोक स्वर में उच्चारित, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं पैसा, तो भोजपुरी में लिखेंगे पैसा। हम हिंदी में लिखते हैं औरत, तो भोजपुरी में लिखेंगे औरत। ध्यान देना, अय औ स्वरों का शुक स्वर में उच्चारण होता है। पैसा का पैसा, औरत का औरत। इसी तरह से स्वरों का अनुनासिकीकरण भी इसमें है। भोजपुरी में स्वरों का अनुनासिकीकरण होता है। अनुनासिकीकरण, अनुनासिकीकरण से तात्पर्य है, जैसे आपके लिखा हिंदी में जाता है, हम लिखते हैं पापड़, तो भोजपुरी में लिखेंगे पापड़। इसमें लिखेंगे सोच, भोजपुरी में लिखेंगे सोच। पेच, भोजपुरी में लिखेंगे पैच। इस तरह से स्वरों का जो है अनुनासिकीकरण होता है। अनुनासिकीकरण के साथ स्वरों का दीर्घीकरण भी होता है। भोजपुरी में स्वरों का दीर्घीकरण होता है। स्वरों का दीर्घीकरण होता है, यानी जो लघु मात्रा होती है उसमें दीर्घ मात्रा जो है लगती है। जैसे हम बात करते हैं तवा, हिंदी में लिखते हैं, तो भोजपुरी में लिखा जाएगा तावा। इसमें लिखेंगे हिंदी में डिब्बा, भोजपुरी में लिखेंगे डीबा। क्या लिया हमने? स्वरों का दीर्घीकरण। ठीक है, तो ये भोजपुरी की विशेषता है जो उसे हिंदी से अलग करती है। अब हम लेते हैं अगला बंधु, न, ध, का, न और नह रूप में प्रयोग होता है। किसका?
और जैसे आपका हिंदी में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सुंदर, तो भोजपुरी में लिखा जाएगा सुन्नर, ध्यान देना। और इसी तरह से यहाँ लिखेंगे हम हिंदी में कंधा, तो भोजपुरी में होगा कन्हा। तो न ध का न नह रूप में प्रयोग, जैसा कि आपको बताया, सुंदर का सुन्नर, कंधा का कन्हा, और साथ में स का ह हो जाता है। जो ध्वनियां हैं स मूर्धन्य का ह हो जाता है। तो यहाँ जैसे हम लिखते हैं मास्टर, तो भोजपुरी में लिखा जाएगा माहटर, ठीक है। भोजपुरी में क्या लिखा जाएगा? माहटर। इसी तरह से आपका हम हिंदी में लिखते हैं अष्टमी, भोजपुरी में लिखा जाएगा अहटमी। तो इसमें जो है ये आपका जो है स ह में बदल जाता है। मास्टर का माहतर और अष्टमी का क्या हो जाता है? अहटमी। इसी तरह से आपके ल की जगह र का प्रयोग अधिक होता है। ल की जगह र का प्रयोग अधिक होता है। जैसे आपका लिखते हैं पीतल, तो भोजपुरी में होगा पीतर। हम क्या लिखते हैं? नारियल, हिंदी में नारियल, तो भोजपुरी में होगा नरियर। तो इस तरह से शब्दों का प्रयोग होता है। हम लिखेंगे जो है साली, कहेंगे तो भोजपुरी में कहेंगे सारी। तो इस तरह से ल का र हो जाता है। और साथ में ग का स्वतंत्र प्रयोग होता है, ध्यान देना, स्वतंत्र प्रयोग होता है। ये ध्वनि जो है क वर्ग का अंतिम जो है व्यंजन है। क ख ग घ ग, ग का स्वतंत्र प्रयोग होता है। जैसे हम लिखते हैं कंगना, तो भोजपुरी में क्या लिखा जाएगा? कंगना। हिंदी में लिखते हैं अंगिया, तो भोजपुरी में क्या लिखा जाएगा? अंगिया। ध्यान देना, ग का स्वतंत्र प्रयोग होता है। और साथ में अल्प प्राण का महाप्राणीकरण। भोजपुरी में अल्प प्राण ध्वनियों का क्या होता है? महाप्राणीकरण। जैसे हिंदी में होगा पेड़, तो भोजपुरी में क्या होगा? फेड़। हिंदी में हम लिखते हैं महाभारत, तो भोजपुरी में क्या होगा? महाभारत। तो अल्प प्राण का महाप्राण, प का फ और त का थ हो गया। इसी तरह से भोजपुरी में जो न है उसका ल के रूप में अधिक प्रयोग होता है, न का। जैसे लिखते हैं नोटिस हिंदी में, तो भोजपुरी में क्या हो जाएगा? लोटिस। नोट होगा तो भोजपुरी में हो जाएगा लोट। तो इस तरह से न का ल के रूप में प्रयोग होता है। और साथ में संख्यावाचक शब्दों के साथ ठे ठो लगता है। संख्यावाचक शब्दों के साथ ठे ठो का प्रयोग, ध्यान देना, ये भोजपुरी में होता है। कहते हैं 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो। तो संख्यावाचक शब्दों के साथ ये ठे ठो का प्रयोग होता है। तो हमने क्या देखा भोजपुरी में? सबसे पहले ये कि भोजपुरी किस वर्ग में आती है, ध्यान देना है। भोजपुरी बिहारी वर्ग में आती है, और बिहारी मागधी अपभ्रंश से निकली है। भोजपुरी चूंकि हिंदी की बोली, इसलिए देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन इसकी मूल लिपि कैथी लिपि मानी जाती है, प्रश्न आ सकता है। फिर भोजपुरी का क्षेत्र पूछा जा सकता है।
आपके बिहार और उत्तर प्रदेश में भोजपुरी जो है बोली जाती है। आपको स्थानों के नाम बताए, शाहबाद, छपरा, सारण, चंपारण, पलामू, रांची से लेकर गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस और मिर्जापुर, जौनपुर के कुछ हिस्सों में भोजपुरी बोली जाती है। और भोजपुरी हिंदी की ऐसी बोली है जो बहुसंख्यक वर्ग द्वारा बोली जाती है, यानी सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली है। हिंदी की जो 17-18 बोली उनमें सबसे बड़ी बोली है। भोजपुरी उत्तर प्रदेश, बिहार से बाहर पूरे भारत में और भारत से बाहर मॉरिशस, सूरीनाम जैसे देशों में भी बोली जाती है। भोजपुरी में फिल्मों का भी निर्माण हो रहा है और भोजपुरी में लोक साहित्य प्रचुर मात्रा में मिलता है। फिर हमने रीति भोजपुरी की विशेषताएं जो आपके सामने स्क्रीनशॉट लेकर के आपको नोट्स रूप में भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप भोजपुरी को तैयार करें। अब आपके कॉलेज सहायक आचार्य पाठ्यक्रम में देवनागरी लिपि के संबंध में हम बात करेंगे। जब भी अगली कक्षा होगी तब उसमें देवनागरी लिपि की बात करेंगे। और राजभाषा के संवैधानिक प्रावधान, इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। और हिंदी व्याकरण के जो टॉपिक्स है वे जो है आप तैयार करें। तो इस तरह से आप जो है भाषा से संबंधित अपना टॉपिक तैयार करें। धन्यवाद।